रेव पार्टियों में शराब, ड्रग्स, तेज म्यूजिक और सेक्स का काकटेल होता है, जिसमें धनाढ्य युवा बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। बेंगलुरु पुलिस ने ऐसी ही एक रेव पार्टी में शामिल तेलुगु अभिनेत्री हेमा सहित अनेक लोगों को गिरफ्तार कर पूछताछ की, तो इनसे ऐसी चौंकाने वाली जानकारी मिली कि बेंगलुरु पुलिस ने जब फार्म हाउस में छापा मारा तो पूरे इलाके में हंगामा सा मच गया था। फार्म हाउस में रेव पार्टी का भंडाफोड़ होने के बाद बेंगलुरु पुलिस ने फार्म हाउस के मालिक सहित 104 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। एफआईआर में कहा गया कि इलेक्ट्रॉनिक सिटी पुलिस स्टेशन के पास सिंगोना अग्रहारा क्षेत्र में स्थित जीएम फार्म हाउस में आयोजित सनसेट टू सनराइज विक्ट्री नामक रेव पार्टी में आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के हाई प्रोफाइल पुरुषों और महिलाओं ने भाग लिया था। यह पार्टी दूसरे दिन सुबह तक जारी रही थी। इस रेव पार्टी में प्रसिद्ध तेलुगु अभिनेत्री हेमा और अभिनेत्री आशी राय भी शामिल थी। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की। बात 18 मई 2024 की है। सुनहरी शाम थी। देवाशीष राय थीम पार्क में चहलकदमी कर रहा था। तभी उसकी निगाह सामने पड़ी तो एक सूटेड ब्यूटेड अधेड़ उम्र का शख्स भी उसे काफी देर से घूर रहा था। देवाशीष ने अपने दिमाग पर जोर डाला, कहीं यह आदमी उसकी जान पहचान वाला तो नहीं है। तभी वह व्यक्ति धीमे धीमे सधे हुए कदमों से चलता हुआ देवाशीष के बिल्कुल सामने आकर खड़ा हो गया। दोनों एक क्षण के लिए एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। उस व्यक्ति के हाथ में चिप्स का पैकेट था जिसे वह अकेले खा रहा था। जी, मैंने अपने दिमाग पर काफी जोर डाला, लेकिन आपको पहचान नहीं पाया, देवाशीष ने बात की शुरुआत करते हुए कहा। भाई साहब, मैं भी आपको नहीं जानता हूँ। वह तो अकेले अकेले मैं काफी बोर सा हो रहा था, तभी आप मुझे सामने से दिख गए, इसीलिए आपके पास चला आया। अजनबी ने चिप्स का पैकेट देवाशीष की ओर बढ़ाते हुए कहा। जी, मेरा नाम देवी सिंह है। मैं यहाँ बेंगलुरु में एक फर्म में मैनेजर हूँ। देवाशीष ने अपना असली परिचय छिपाते हुए दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाया। देवी सिंह जी, आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। मेरा नाम पवन खत्री है। मेरा यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम है। चलो, 1 से 2 भले, आपके साथ अब मेरा भी समय यहाँ पर कुछ देर के लिए अच्छा गुजर जाएगा। पवन ने अपना परिचय देते हुए कहा। बस कुछ देर में इन दोनों की अच्छी खासी दोस्ती भी हो गई थी। दोनों करीब 1 घंटे तक थीम पार्क में घूमते रहे। आपस में खूब बातचीत भी करते रहे। देवाशीष यानी देवी सिंह ज्यादा बोल नहीं रहा था। वह केवल पवन खत्री की बातों को बड़ी गंभीरता के साथ सुन रहा था। पवन खत्री ने इस बीच देवी सिंह को अपना विजिटिंग कार्ड भी दे दिया था। अब तक वहां पर उन दोनों को काफी देर भी हो चुकी थी। देवी सिंह जी, आजकल मैं बहुत ज्यादा बिजी हूँ। आपको मैंने अपना कार्ड तो दे ही दिया है। कल संडे भी है। आपके मनोरंजन के लिए मेरे पास बहुत ही अच्छा प्लान है। आप सुबह 10 बजे तक मेरे ऑफिस पहुंच जाइए। कल आपको मैं जन्नत की सैर जरूर करवा दूंगा। पवन ने उससे हाथ मिलाते हुए कहा। पवन जी, मैं समझा नहीं, जन्नत की कैसी सैर करा रहे हैं आप मुझे? देवी सिंह ने पूछा। देवी सिंह जी, अभी बातचीत में पता चला कि आप सिंगल हो। आपकी शादी तो नहीं हुई है ना अभी तक? पवन ने कहा। जी, आप सही कह रहे हैं। मैं अभी कुंवारा ही हूँ। वैसे घर वाले मेरे लिए लड़की ढूंढ रहे हैं। आप बताओ ना, आप मुझे जन्नत की कैसी सैर करवाने वाले हैं? देवी सिंह ने उत्सुकता से पूछा। यार देवी सिंह जी, आप जवान हो, अच्छी नौकरी करते हो। मैं तुम्हें नशे और शबाब की ऐसी महफिल में ले चलूंगा जिससे तुम्हारी रात रंगीन हो जाएगी। बात काफी गोपनीय है, इसलिए जरा मेरे पास आ जाइए। यह कहकर पवन खत्री देवी सिंह के कान में फुसफुसाने लगा था। पवन खत्री की सारी बात सुनकर देवी सिंह तो जैसे खुशी के मारे उछल ही पड़ा था। वह पवन खत्री की बात तुरंत मान गया और उसने इसके लिए ऑनलाइन उसे एडवांस रकम देनी चाहिए। पर पवन खत्री ने कहा कि पैसे तो कैश में देने होंगे और इस तरह दोनों की डील पक्की हो गई थी। दूसरे दिन देवी सिंह ने सारा पैसा नकद पवन खत्री के ऑफिस में जाकर दे दिया। फिर उसने यह बात बेंगलुरु के डीसीपी क्राइम आर श्रीनिवास गौड़ा को उनके ऑफिस में जाकर बता दी। असल में देवाशीष राय पुलिस का एक विश्वस्त मुखबिर था जिसे पुलिस ने एक खास काम दे रखा था। डीसीपी के द्वारा यह बात जब बेंगलुरु के पुलिस कमिश्नर बी दयानंद तक पहुंची तो उन्होंने तुरंत एक विशेष पुलिस टीम का गठन अपर पुलिस कमिश्नर बेंगलुरु शहर चंद्रगुप्त एवं डीसीपी क्राइम बेंगलुरु शहर आर श्रीनिवास गौड़ा के नेतृत्व में कर दिया। इसके अतिरिक्त पुलिस कमिश्नर ने इस विशेष टीम में सीसीबी को भी शामिल कर लिया। बेंगलुरु के बाहरी इलाके अनेकल ताकुल के सिंगोना अग्रहारा गांव में जीएम फार्म हाउस में 19 मई 2024 की रात को पुलिस ने छापा मारा तो वहां से फार्म हाउस के मालिक सहित 104 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया, जिसमें तेलुगु अभिनेत्री हेमा का नाम भी था। एफआईआर के मुताबिक इस रेव पार्टी में 74 पुरुष और 30 महिलाएं शामिल थीं। पुलिस ने पार्टी में शामिल लोगों के पास से 14.4 ग्राम एमडीएमए गोलियां, 1.16 ग्राम एमडीएमए क्रिस्टल, 6 ग्राम हाइड्रो कैनबिस, 5 ग्राम कोकीन कोटिंग वाले 500 के नोट, 6 ग्राम हाइड्रो गांजा, 5 मोबाइल फोन और 2 कारें जब्त की। 20 मई 2024 को तेलुगु अभिनेत्री हेमा ने एक वीडियो जारी करते हुए दावा किया कि वह 18-19 मई 2024 को बेंगलुरु में कहीं भी नहीं गई थी और हैदराबाद के एक फार्म हाउस में आराम कर रही थी। उसने वीडियो में अपील की, मेरे बेंगलुरु में रेव पार्टी में शामिल होने की खबर का बिल्कुल भी विश्वास न किया जाए।
उसने मीडिया से बातचीत करते हुए आगे कहा, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है। वे मुझ पर झूठा आरोप लगा रहे हैं। मैंने ड्रग्स नहीं ली थी। मैंने हैदराबाद से अपनी वहां मौजूदगी से इनकार करते हुए एक वीडियो भी शेयर किया था, बेंगलुरु से नहीं। मैंने हैदराबाद में बिरयानी पकाते हुए अपना एक वीडियो भी पोस्ट किया था। इस रेव पार्टी में पुलिस ने टॉलीवुड अभिनेत्री आशी राय को भी 20 मई 2024 को गिरफ्तार किया था। लोकप्रिय तेलुगु अभिनेत्री आशी राय ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें उसने दावा किया कि हालांकि वह पार्टी में मौजूद थी, लेकिन उसे पता नहीं था कि अंदर क्या चल रहा है। उसे रेव पार्टी के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था। पुलिस आशी राय से विस्तृत पूछताछ कर रही थी। कई लोगों को यह खबर सुनकर आश्चर्य हुआ कि बेंगलुरु रेव पार्टी में तेलुगु अभिनेता श्रीकांत मेका को गिरफ्तार किया गया है। कुछ अखबारों व न्यूज चैनल्स ने इस खबर को प्रसारित भी किया था। उसकी गिरफ्तारी की खबर जैसे जंगल में आग की तरह फैल गई और तेलुगु सिनेमा उद्योग में तो जैसे हड़कंप ही मच गया था। इस खबर पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए अभिनेता श्रीकांत ने खुद मीडिया के सामने आकर गिरफ्तारी की अफवाहों को खारिज किया। उसने बेंगलुरु रेव पार्टी में अपनी मौजूदगी पर कहा, मैं अपने घर के सामने खड़ा हूं और सभी लोग इसकी अच्छी तरह से जांच कर सकते हैं। बेंगलुरु में पुलिस द्वारा पकड़े गए रेव पार्टी में अपना नाम देखकर मैं एकदम से चौंक गया था। पहले तो मेरे परिवार के सदस्यों ने इस खबर पर हंसी उड़ाई, लेकिन जब यह खबर बड़े पैमाने पर प्रसारित हुई और यूट्यूब पर भी चलने लगी तो मैंने स्पष्टीकरण जारी करने का फैसला किया। उसने आगे कहा, मेरे कई मीडिया मित्रों ने मुझे व्यक्तिगत रूप से फोन किया और किसी भी खबर को प्रकाशित या प्रसारित करने से पहले मुझसे पुष्टि की, लेकिन कुछ चैनलों ने तथ्यों की पुष्टि के बिना इसे प्रकाशित और प्रसारित कर दिया। मुझे लगता है कि यह उनकी गलती नहीं है, क्योंकि पहली बार जब मैंने उस व्यक्ति की तस्वीर देखी तो वह मुझसे मिलता जुलता सा चेहरा था, हालांकि उसकी दाढ़ी थी। मैं एक बार फिर स्पष्ट कर रहा हूं कि मुझे रेव पार्टियों में जाने की आदत नहीं है और मुझे नहीं पता इसका क्या मतलब है। कभी कभी मैं जन्मदिन की पार्टियों में चला जाता हूं, लेकिन अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के 1 घंटे के भीतर ही वहां से चला आता हूं। मैं मीडिया से अनुरोध करता हूं कि वे किसी भी खबर को प्रकाशित या प्रसारित करने से पहले उसकी पुष्टि करें और तथ्यों की पूरी जांच करें, क्योंकि पहले भी मीडिया ने मेरे बारे में यह अफवाह फैलाई थी कि मैं तलाक ले रहा हूं। बेंगलुरु सिटी पुलिस द्वारा यह ज्वलंत केस सीसीबी को ट्रांसफर कर दिया गया था। सीसीबी ने सोमवार 3 जून 2024 को तेलुगु अभिनेत्री हेमा को अपने कार्यालय में बुलाया। अभिनेत्री ने अपनी पहचान छिपाने के लिए बुर्का पहनकर अधिकारियों के सामने अपनी गवाही और स्पष्टीकरण दिया। सीसीबी ने इससे पहले तेलुगु एक्ट्रेस हेमा सहित करीब 8 लोगों को नोटिस भेजा था। अभिनेत्री हेमा द्वारा संतोषजनक जवाब न दिए जाने पर बेंगलुरु पुलिस ने 3 जून 2024 को एक्ट्रेस को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार इस मामले में एक्ट्रेस हेमा को बचाने के लिए तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से प्रभावशाली लोगों की ओर से अनावश्यक दबाव भी बनाया जा रहा था। पुलिस जांच से यह भी पता चला कि गिरफ्तार लोगों से की जा रही पूछताछ से ड्रग्स रैकेट का पर्दाफाश हो सकता है। पुलिस सूत्रों ने पुष्टि करते हुए बताया कि 50 से अधिक पुरुषों और करीब 30 महिलाओं ने रेव पार्टी में नशीले पदार्थों का सेवन किया था। एंटी नार्कोटिक्स विंग इस मामले की गहराई से जांच करने में जुट गई। सीसीबी के अतिरिक्त कमिश्नर चंद्रगुप्त ने कहा कि अभिनेत्री हेमा की गिरफ्तारी मादक पदार्थों के सेवन, छापे के दौरान गलत नाम, गलत फोन नंबर देने, रेव पार्टी में ड्रग्स के बारे में पहले से ही जानकारी होने और वीडियो बयानों के जरिए जांच को गुमराह करने के प्रयासों के आधार पर की गई है। 4 जून 2024 को अभिनेत्री हेमा को अनेकल की अदालत में पेश किया गया। बेंगलुरु में आयोजित रेव पार्टी पर पुलिस द्वारा छापेमारी के बाद बड़े बड़े महानगरों में होने वाली रेव पार्टियां एक बार फिर चर्चा में आ गई हैं। इन रेव पार्टियों में जमकर नशा होता है और इसके लिए सारे नियम कायदे तोड़ दिए जाते हैं। करीब 2 साल पहले बॉलीवुड अभिनेत्री श्रद्धा कपूर के भाई सिद्धांत कपूर को पुलिस ने बेंगलुरु के एक होटल में चल रही रेव पार्टी में छापेमारी के दौरान हिरासत में लिया था। बिग बॉस विजेता और यूट्यूबर एल्विश यादव के जरिए भी दिल्ली एनसीआर में होने वाली रेव पार्टियां चर्चा में आ चुकी हैं। महानगरों के होटलों और बड़े शहर से जुड़े इलाकों के फार्म हाउस में आमतौर पर रेव पार्टियां आयोजित हुआ करती हैं, जिनमें युवाओं की बड़े पैमाने पर भागीदारी होती है। आमतौर पर ये सभी युवा धनी व बड़े घरों से ताल्लुक रखने वाले होते हैं। एक रात की इन रेव पार्टियों में लाखों रुपए पानी की तरह बहा दिए जाते हैं। जो भी युवा इन पार्टियों में आते हैं वे सभी महंगी गाड़ियों में आते हैं और तो और लड़कियों की मौजूदगी भी इन पार्टियों में खूब रहती है। देश के लगभग सभी बड़े शहरों में इन रेव पार्टियों का चलन बढ़ता ही जा रहा है। इन पार्टियों में 2 खास तरह की ड्रग्स का चलन ज्यादा है, जिसे लेने के बाद लोग 6 से 8 घंटे तक आराम से डांस कर सकते हैं। हालांकि ये ड्रग्स बहुत अधिक नुकसानदायक होते हैं। ये दोनों ही ड्रग्स गैरकानूनी हैं। इन्हें न तो बेच सकते हैं और न ही इनका सेवन कर सकते हैं, लेकिन खास बात तो यह है कि रेव पार्टियों में ये ड्रग्स आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। इनके नाम है एसिड और एक्सटेसी। ये दोनों ही ड्रग्स काफी ज्यादा महंगे हैं। जिनके पास पैसे की कोई कमी नहीं होती वे एसिड और एक्सटेसी जैसी महंगी ड्रग्स खरीद लेते हैं। जिनके पास उतना पैसा नहीं होता वे लोग हशीश या गांजा का सेवन करते हैं।
इन रेव पार्टियों में शराब, ड्रग्स, म्यूजिक और सेक्स का कॉकटेल होता है। ये पार्टियां बड़े ही गुपचुप तरीके से आयोजित की जाती हैं। व्हाट्सएप, टेलीग्राम के जरिए सीक्रेट ग्रुप बनाकर इसमें लोगों को आकर्षित कर आमंत्रण दिया जाता है। जिन्हें बुलाया जाता है उस सर्किल के बाहर के लोगों को तनिक भी भनक तक नहीं लगने देते। आमतौर पर ये रेव पार्टियां नशीले पदार्थ बेचने वालों के लिए सबसे सुरक्षित व भरोसेमंद जगह होती हैं। इन पार्टियों में 20,000, 30,000 या 60,000 वॉट का म्यूजिक भी नॉनस्टॉप बजाया जाता है। इस तेज संगीत और नशे के कॉकटेल में सारे बंधन टूट जाते हैं, जहां फिर युवा नजदीकियां बढ़ा सकते हैं। अब तो कई जगह इन रेव पार्टियों में तरह तरह के सांपों से दंश लेकर भी नशा कराया जाने लगा है। उसके लिए खास तौर से राजस्थान और देश के अन्य हिस्सों से सांप पालने वाले सपेरे बुलाए जाते हैं, जिन्हें यहाँ पर आने और लोगों को सांपों से कटाने के लिए मोटी रकम दी जाती है। ऐसा लगता है कि इन रेव पार्टियों में नशे का कोई अंत ही नहीं है। यहाँ पर हर तरह का नशा आजमा कर हर तरह की मस्ती की जाती है। इसके लिए विदेशी युवतियां भी हायर की जाती हैं। इसकी भयावहता का दौर 1980 के दशक में ग्रेट ब्रिटेन में शुरू हुआ था, जो धीरे धीरे इतना बढ़ता गया कि लंदन के अधिकांश डांस क्लबों को पीछे छोड़ दिया। इसके बाद डांस क्लबों से निकलकर ये रेव शहर के बाहरी इलाकों के खुले मैदानों में आयोजित की जाने लगी, जिसमें हजारों लोग शामिल होने लगे। इसके बाद धीरे धीरे इन रेव पार्टियों का क्रेज अमेरिकी शहरों में भी देखा जाने लगा, लेकिन धीरे धीरे कई क्रिमिनल भी इससे जुड़ते चले गए, जिन्होंने इस तरह की रेव पार्टियों को कमाई के नजरिए से देखना शुरू कर दिया। बाकी देशों की तरह यह प्रचलन धीरे धीरे भारत में भी सफल होने लगा। हालांकि इसका मुख्य केंद्र गोवा माना जाता है, जहां पर विदेशी पर्यटकों ने समुद्र के तट को काफी उपयुक्त स्थान पाया, जहां खुले मैदानों में इन पार्टियों को आयोजित किया जाने लगा। बेहद तेज संगीत के शोर, आसानी से उपलब्ध होने वाले ड्रग्स के चलते अमीर परिवारों के अधिकतर युवाओं को रेव पार्टियों ने अपनी पकड़ में ले लिया। इसके बाद मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु जैसे शहरों से होते हुए अब यह कल्चर देश के छोटे शहरों को भी अपनी गिरफ्त में लेता जा रहा है। हालांकि भारत में इस तरह की रेव पार्टियां प्रतिबंधित हैं, जहां अवैध तरीके से ड्रग्स का इस्तेमाल किया जाता है। अगर कोई व्यक्ति इस तरह की पार्टी में जाता है या इसे ऑर्गेनाइज करता है तो गिरफ्तारी के बाद सजा का भी प्रावधान है। यही कारण है कि देश के अलग अलग क्षेत्रों में इस तरह की घटनाओं पर नारकोटिक्स विभाग की अक्सर कड़ी नजर रहती है। कौन है तेलुगु अभिनेत्री हेमा सैयद? हेमा का जन्म 20 नवंबर 1972 को रजोले, पूर्वी गोदावरी, आंध्र प्रदेश में हुआ था। इसके जन्म का नाम कृष्णा मेणी, पूरा नाम कोल्ला हेमा और हेमा सैयद है। छोटी उम्र से ही उसे फिल्में देखने का शौक था और आगे चलकर वह हीरोइन बनना चाहती थी। फिल्मों में काम करने की तीव्र इच्छा होने के कारण वह अपनी मां के साथ मद्रास चली गई और जूनियर आर्टिस्ट सप्लायर गंगा की मदद से उसे छोटे मोटे रोल करने का मौका मिलने लगा। फिल्म इंडस्ट्री में आने के बाद उसने अपना नाम बदलकर हेमा रख लिया। उसने 7वीं कक्षा तक ही स्कूली पढ़ाई की है और अभिनय में व्यस्त होने के कारण आगे की पढ़ाई नहीं कर सकी। हेमा का मानना था कि अगर छोटे किरदारों में अभिनय ठीक ढंग से किया जाए तो बड़े किरदार अवश्य मिल सकते हैं। अपनी कड़ी मेहनत से वह राम गोपाल वर्मा की फिल्म क्षण क्षणम में अभिनेत्री की सहेली के किरदार में चुनी गई। इस फिल्म की अभिनेत्री श्रीदेवी थी और इस किरदार ने उसे खूब नाम दिलाया। हेमा का विवाह 1993 में तेलुगु इंडस्ट्री के जाने माने फोटोग्राफी निर्देशक सैयद जान अहमद के साथ हुआ। 1993 में शादी से पहले उसने 100 से अधिक फिल्मों में काम किया। इस बीच उसके एक बेटा समरथ व एक बेटी ईशा का जन्म हुआ। शादी के बाद उसने लगभग 7 सालों तक अभिनय से दूरी बनाए रखी। शादी के 7 साल बाद उसने कृष्णा वामसी द्वारा निर्देशित फिल्म मुरारी से अपनी दूसरी पारी शुरू की। उसकी दूसरी पारी काफी अच्छी रही, जिसमें मुरारी, बालकृष्ण की नरसिम्हा नायडू, जयम मंदेस जैसी हिट फिल्में शामिल हैं। हेमा ने अपनी दूसरी पारी में 150 से ज्यादा फिल्में की और कुल मिलाकर अब तक 240 से अधिक फिल्मों में काम कर चुकी है। हेमा 2014 के लोकसभा चुनावों में मंडपेटा निर्वाचन क्षेत्र से मैदान में उतरी, मगर वह चुनाव हार गई थी। हेमा ने तेलुगु फिल्मों में ही नहीं बल्कि हिंदी, तमिल और मलयालम फिल्मों में भी अभिनय किया है। 2016 में वह फिल्म तू तक तूतिया में भी दिखाई दी थी, जिसमें सोनू सूद, तमन्ना भाटिया और प्रभुदेवा ने भी अभिनय किया था। इस फिल्म में हेमा ने तमन्ना भाटिया की मां की भूमिका निभाई थी। 2019 में वह तेलुगु रियलिटी शो बिग बॉस के तीसरे सीजन में दिखाई दी थी, लेकिन शो के 9वें दिन उसे शो से बाहर कर दिया गया था। हेमा को कई पुरस्कारों से भी सम्मानित किया जा चुका है। तेलुगु अभिनेत्री हेमा ने कभी यह सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उम्र के इस पड़ाव में उसे इतनी जलालत का सामना करना पड़ेगा। 3 जून 2024 को पूछताछ में वह सीसीबी के साथ सहयोग करने में विफल रही। मेडिकल जांच में यह पुष्टि भी हुई कि उस रात हेमा ने ड्रग्स का सेवन किया था। बेंगलुरु पुलिस की ओर से उसे पहले भी 2 बार पूछताछ के लिए नोटिस जारी किया गया था, लेकिन वे पूछताछ के लिए पेश नहीं हुई थी। अंत में उसे गिरफ्तार कर लिया गया। रेव पार्टी में सेक्स रैकेट का है शक। बेंगलुरु रेव पार्टी में नशीले पदार्थ जब्त किए गए और कुछ गिरफ्तारियां भी की गईं। अब कर्नाटक पुलिस को लगता है कि ड्रग्स के साथ साथ यहां पर सेक्स रैकेट भी चल रहा था। पुलिस अब इस एंगल से भी जांच कर रही है।
जांच में यह बात भी सामने आई कि इस रेव पार्टी में 200 से अधिक लोग शामिल हुए थे। पार्टी में शामिल कई लोग छापेमारी से पहले चले गए। पुलिस सूत्रों के अनुसार हर व्यक्ति से इस रेव पार्टी में प्रवेश के लिए 2 लाख रुपए लिए गए थे। पुलिस ने कहा कि उन्हें पूरा संदेह है कि पार्टी आयोजक सेक्स रैकेट भी चला रहे थे। हर चीज की योजना बनाई गई थी और पार्टी में शामिल होने वाले लोगों की सभी मांगें पूरी की गई थी। कौन है बेंगलुरु रेव पार्टी का मुख्य आरोपी? लंकापल्ली वासु। बताया जा रहा है कि यह रेव पार्टी लंकापल्ली वासु के जन्मदिन के जश्न की आड़ में एक बहुत बड़े आलीशान तरीके से आयोजित की गई थी, जिसमें करीब 50 लाख रुपए खर्च हुए थे। पुलिस ने रेव पार्टी के मुख्य आरोपी लंकापल्ली वासु को जब गिरफ्तार किया और उसके बारे में विस्तृत जांच पड़ताल की तो उसके काले साम्राज्य का चिट्ठा उजागर हो गया। इस पार्टी का संचालक लंकापल्ली वासु आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा ब्रह्मनगरी मठ स्ट्रीट का निवासी है। वह एक सामान्य परिवार से है, जहां उसकी मां डोसा बेचकर अपना गुजारा करती है। उसके पिता का देहांत हो चुका है। वासु की 2 बड़ी बहनें और एक बड़ा भाई है। वह बचपन से ही एक अच्छा क्रिकेटर बनना चाहता था। खेल के प्रति जुनून ने उसे एक सट्टेबाज बना दिया। वह क्रिकेट, हॉकी और कबड्डी जैसे प्रमुख खेलों में सट्टेबाज के रूप में काम करता था। लंकापल्ली वासु बेंगलुरु, चेन्नई, मुंबई, विशाखापत्तनम, हैदराबाद, विजयवाड़ा, तिरुपति, चित्तूर, कुर्नूल आदि प्रमुख शहरों से सट्टेबाजी का संचालन करता था। उसने कई राज्यों में सट्टेबाजी का नेटवर्क स्थापित कर रखा है। केवल विजयवाड़ा में ही उसने 150 से अधिक सट्टेबाजी के केंद्र स्थापित कर रखे हैं। बाद में उसने अपने व्यवसाय का विस्तार करते हुए हैदराबाद और बेंगलुरु शहरों में पब चलाए। वासु की पत्नी और 2 बेटियां विजयवाड़ा में रहती हैं। लंकापल्ली वासु जहां भी जाता है हवाई जहाज में सफर करता है। वह जहां पर भी आता जाता था, एयरपोर्ट पर उसके समर्थकों और लग्जरी कारों की एक बड़ी भीड़ इकट्ठा हो जाती थी। उसके पास करोड़ों मूल्य वाली 4 लग्जरी गाड़ियां भी हैं। उसका अपना एक आलीशान विला भी है, जिसकी कीमत करोड़ों में है। इसी बीच 3 जून 2024 को बेंगलुरु पुलिस ने इस सनसनीखेज मामले में बेंगलुरु से एक ड्रग तस्कर को भी गिरफ्तार कर लिया, जिसकी पहचान बेंगलुरु के डीजे हालनी निवासी उमर शरीफ के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपी उमर शरीफ के पास से 40 MDMA की गोलियां जब्त की। पुलिस के मुताबिक आरोपी रेव पार्टी में मौजूद था और आयोजकों ने उसे कई तरह की ड्रग्स सप्लाई करने को कहा था। राज्य के गृह मंत्री डॉक्टर जी परमेश्वर ने इस घटना के बारे में अपना बयान देते हुए कहा कि सरकार का लक्ष्य कर्नाटक को नशा मुक्त राज्य बनाना है और वह किसी भी हालत में इन रेव पार्टियों को बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि जो छात्र पढ़ाई करने के लिए हमारे राज्य में आते हैं और ड्रग्स लेने और उन्हें बेचने में शामिल होते हैं, उन सभी पर कड़ी नजर रखी जा रही है। ऐसे स्टूडेंट्स को उनके राज्यों में वापस भेज दिया जाएगा। 20 मई 2024 को छापेमारी के दौरान बेंगलुरु पुलिस को एक विधायक और मंत्री आंध्र प्रदेश की तस्वीर लगी एक कार भी बरामद हुई थी। सीसीबी अब इस बात की जांच कर रही है कि लग्जरी कार का मालिक कौन है और उसे विधायक का स्टिकर कैसे मिला। सीसीबी उन सभी लोगों को नोटिस जारी कर रही है जो नशे के सेवन के लिए सकारात्मक पाए गए थे। इस फार्म हाउस के मालिक रियल्टी फर्म कानकोड के मैनेजिंग डायरेक्टर गोपाल रेड्डी हैं। लंकापल्ली वासु और गोपाल रेड्डी दोस्त हैं। पुलिस ने अब तक तेलुगु अभिनेत्री हेमा, लंकापल्ली वासु, वी राणा धीर, मोहम्मद अबूकर सिद्दीकी, YM अरुण कुमार, उमर शरीफ को गिरफ्तार कर लिया है। फार्म हाउस इवेंट मैनेजमेंट कंपनी मेसर्स विक्ट्री को किराए पर दिया गया था, जिसका मैनेजमेंट लंकापल्ली वासु कर रहा था, जिसमें 19 मई की रात को जन्मदिन की पार्टी रखी थी। कथा लिखी जाने तक तेलुगु अभिनेत्री हेमा सहित अन्य आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। वहीं दूसरी ओर मूवी आर्टिस्ट एसोसिएशन ने भी एक्ट्रेस हेमा को फिलहाल सस्पेंड कर दिया है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और क्राइम इन हिंदी को सब्सक्राइब करें।